तमिलनाडु भारत का एक ऐसा स्टेट जहां सिनेमा और पॉलिटिक्स का रिश्ता इतना गहरा है कि एक्टर्स चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत विजय, करुणानिधि या जयललिता से नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया के एक मूवमेंट से हुई थी, जिसने तमिलनाडु पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्टोरी को समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं, जब तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। ब्रिटिश इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के कुछ हिस्से शामिल थे। ब्रिटिश शासन के समय एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स, इन दोनों में ब्राह्मण कम्युनिटी का डोमिनेंस काफी ज्यादा था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इंग्लिश एजुकेशन तक पहला पहुंच अपर कास्ट और अर्बन ब्राह्मण्स की थी, जिस वजह से गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी और एजुकेशन सेक्टर, इन सब में ब्राह्मण्स की रिप्रेजेंटेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो गई। और यहीं से साउथ इंडिया, खास करके तमिल सोसाइटी में रिजेंटमेंट शुरू हो गई। और फिर 1916 में इस डोमिनेंस के खिलाफ बनी जस्टिस पार्टी। ये साउथ इंडिया की पहली मेजर रीजनल पॉलिटिकल मूवमेंट थी। इस पार्टी का मेन एजेंडा था नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, जॉब में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। यानी तमिल पॉलिटिक्स शुरुआत से ही कास्ट रिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी के इंडियन पॉलिटिक्स में भी दिखती है, और सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। और फिर एंट्री होती है पेरियार ईवी रामासामी की। ये कांग्रेस से थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस अपर कास्ट डोमिनेटेड है, जिसकी वजह से साउथ इंडियंस की आइडेंटिटी कमजोर पड़ रही है, और इसके साथ साथ हिंदी और नॉर्थ इंडियन कल्चर को इम्पोज किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें उनका मोटो था कि कास्ट सिस्टम को चैलेंज करना, रेशनलिज्म को प्रमोट करना और वुमेन राइट्स को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ तमिल आइडेंटिटी को मजबूत करना। और यहीं से स्टार्ट होती है द्रविडियन पॉलिटिक्स। 1937 में जब कांग्रेस ने मद्रास प्रेसिडेंसी में अपनी सरकार बनाई, तो उस टाइम सीएम सी राजगोपालाचारी बने। उन्होंने स्कूल्स में हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी बनाने की कोशिश की, जिसके बाद तमिलनाडु में मैसिव विरोध स्टार्ट हो गया। लोगों को डर था कि हिंदी लागू होने की वजह से कहीं तमिल लैंग्वेज कमजोर न पड़ जाए और नॉर्थ इंडिया का कल्चर डोमिनेंस बढ़ जाएगा और तमिल आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद पेरियार और अन्य द्रविडियन लीडर्स ने इसे हिंदी इम्पोजिशन कहकर आंदोलन स्टार्ट किया, और बाद में यही भावना तमिलनाडु पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहचान बन गई। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो शुरुआत में तमिलनाडु में, यानी कि पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार रही। प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक पार्टी मानी जाती थी और तमिल आइडेंटिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता था, और इसी टाइम द्रविडियन आइडियोलॉजी और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर 1949 में सीएन अन्नादुरई ने डीएमके बनाई। डीएमके ने तमिल प्राइड, सोशल जस्टिस, एंटी हिंदी पॉलिटिक्स और रीजनल आइडेंटिटी को अपना कोर एजेंडा बनाया, और अपने एजेंडा को फिल्म, थिएटर, स्पीच और मास कैंपेन के जरिए लोगों तक पहुंचाई और अपनी पहुंच बनाई। और यहीं से तमिलनाडु में स्टार्ट हुई सिनेमा और पॉलिटिक्स का पावरफुल कनेक्शन। फिर 1965 में सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को देश का ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रही थी कि तभी तमिलनाडु में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वायलेंस के साथ साथ डेथ भी हुई, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यह श्योर करना पड़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी और हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये द्रविडियन पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। कांग्रेस इस मैटर को उतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाई, जिसकी वजह से 1967 के इलेक्शन में डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया और तमिलनाडु के सीएम सीएन अन्नादुरई बन जाते हैं। और यही वो मोमेंट था जब तमिलनाडु में रीजनल पॉलिटिक्स हमेशा के लिए स्टैब्लिश्ड हो गई, और तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में मोस्टली रीजनल पार्टी ही सत्ता में रही। और इस बीच एक नाम जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में काफी चर्चा में था, एम करुणानिधि। ये स्क्रीन प्ले राइटर थे। इन्होंने पॉलिटिक्स, सिनेमा और तमिलनाडु आइडेंटिटी को एक साथ जोड़कर डीएमके को मास मूवमेंट बना दिया। करुणानिधि का क्रेज इतना ज्यादा था कि तमिलनाडु के लोग उन्हें कलायगनार मतलब आर्टिस्ट कहते थे। करुणानिधि शुरुआत से ही पेरियार और अन्नादुरई के द्रविडियन आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थे। फिर 1969 में अन्नादुरई की डेथ हो जाती है।
जिसके बाद पार्टी में सवाल उठता है कि अगला लीडर कौन होगा। फिर करुणानिधि डीएमके के चीफ के साथ साथ तमिलनाडु के सीएम भी बन गए और अब डीएमके पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ गई। जिसके बाद इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया और वेलफेयर पॉलिटिक्स को एक्सपांड किया। इन्होंने खुद को इंटेलेक्चुअल लीडर, तमिल प्रोटेक्टर और सोशल जस्टिस चैंपियन के रूप में खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। करुणानिधि की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका कम्युनिकेशन, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। The secular principle, which is enshrined in the Constitution, has important implications. Basically, it means that religion should be strictly kept out of both politics and government. उनके स्पीच पोएटिक, इमोशनल, एग्रेसिव और तमिल प्राइड से भरे होते थे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में न्यूज़पेपर और मीडिया का इस्तेमाल खूब किया। उनका न्यूज़पेपर मुरासोली, जो कि डीएमके की आइडियोलॉजी फैलाने का प्लेटफॉर्म बना। लेकिन इसी बीच एक और नाम जो काफी चर्चा में थी, एमजी रामचंद्रन। उन्होंने अन्ना दुरई की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर डीएमके ज्वाइन की थी, लेकिन इसके साथ साथ वो एक एक्टर भी थे। इवन 1960 टू 1970 के टाइम में वो तमिलनाडु के बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्मों में उनकी इमेज ऑनेस्ट हीरो और जस्टिस फाइटर के रूप में होती थी। பாருங்க சார், நிக்கவே முடியாது, பெரியவங்க காத்து கிடக்காங்க, குழந்தை குட்டியெல்லாம் வீட்டுல விட்டுட்டு வந்த தாய்மார்கள் இருக்காங்க, ஆபீஸ்க்கு போற குமஸ்தா, மில்லுக்கு போற தொழிலாளி, ஆசிரியர், மாணவர்கள் இத்தனை பேர் இங்க காத்து கிடக்கிறது வேலை இல்லாமலையா? ஏன் சார், இந்த ஏழைகளுக்கு ஒரு நியாயம், அந்த பணக்காரர்களுக்கு ஒரு। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें मसीहा मानने लगे थे और डीएमके ने इसी बात का फायदा उठाया। डीएमके ने उनके सेलिब्रिटी इमेज को इलेक्शन कैंपेन में खूब इस्तेमाल किया। उस टाइम तमिलनाडु में सिनेमा और पॉलिटिक्स काफी कनेक्टेड थे। एमजीआर जहां भी रैली करते लाखों संख्या में लोग पहुंचते थे। इनकी पॉपुलैरिटी विलेज लेवल तक की थी और यहां तक कि इलिटरेट वोटर्स भी इन्हें फिल्मों से जानते थे और उनका यही इमेज डीएमके को इमोशनल कंट्रीब्यूट दिलाया। लेकिन 1967 के इलेक्शन के टाइम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें एमआर राधा ने एमजीआर पर गोली चला दी। गोली उनके कान और गर्दन के पास लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डीएमके ने उनकी हॉस्पिटल वाली फोटो हर जगह फैला दी, जिसमें उनके गर्दन पर बैंडेज लगा था। जिसके बाद तमिलनाडु की जनता इमोशनली एमजीआर के साथ खड़ी हो गई और डीएमके इलेक्शन जीत जाती है। और इस तरह 1967 के इलेक्शन में डीएमके की जीत में एमजीआर का ह्यूज कंट्रीब्यूशन था। लेकिन फिर धीरे धीरे पार्टी में करप्शन और लीडरशिप इशू को लेकर के करुणानिधि और एमजीआर के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। एमजीआर को लगता था कि पार्टी में करप्शन बहुत ज्यादा है और लीडरशिप फैमिली सेंट्रिक हो रही है और इसके साथ साथ पार्टी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिसके बाद एमजीआर ने पब्लिकली पार्टी फंड पर सवाल उठाया और हिसाब मांगा, जो कि करुणानिधि लीडरशिप के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। जिसके बाद 1972 में एमजीआर को डीएमके से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद एमजीआर ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसमें अन्ना वर्ड सीएन अन्ना दुरई के सम्मान में जोड़ा गया। एमजीआर ने खुद को गरीबों का नेता, करप्शन विरोधी और वेलफेयर ओरिएंटेड लीडर के रूप में लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट किया। ऑलरेडी एमजीआर की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एआईएडीएमके बहुत जल्द मास पार्टी बन गई। और फिर 1977 के इलेक्शन में एआईएडीएमके ने डीएमके को हरा दिया और इस तरह एमजीआर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और इसके साथ साथ ये तमिलनाडु में हिस्ट्रिक शिफ्ट भी था, क्योंकि तब से लेकर आज तक एआईएडीएमके और डीएमके दोनों परमानेंटली डिवाइड हो गई। फिर 1982 में जयललिता, जो कि उस टाइम की टॉप एक्ट्रेस थी, उन्होंने एमजीआर के साथ कई सुपरहिट मूवी की थी। एमजीआर ने उनकी पॉपुलैरिटी, स्पीकिंग स्किल और एजुकेटेड इमेज को देखकर पार्टी में शामिल किया। एमजीआर ने जयललिता को पार्टी का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बना दिया, जिसके बाद वो रैली और स्पीच में एआईएडीएमके का बड़ा चेहरा बनने लगी। फिर 1984 में एमजीआर ने उन्हें राज्यसभा भेजा और ये बड़ा इंडिकेशन था कि एमजीआर जयललिता को फ्यूचर लीडर के रूप में रेडी कर रहे थे। लेकिन 1987 में एमजीआर की डेथ हो जाती है और उनके डेथ के बाद एआईएडीएमके दो ग्रुप में बढ़ जाती है। एक ग्रुप जो एमजीआर की वाइफ जानकी के साथ खड़ी होती है और दूसरा जयललिता के साथ, कि तभी तमिलनाडु में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और इस टाइम करुणानिधि की डीएमके मजबूत होने लगी
और फिर 1989 के असेंबली इलेक्शन में डीएमके जीत जाती है, जिसके बाद करुणानिधि फिर से तमिलनाडु के सीएम बन जाते हैं। और इसी साल बजट सेशन के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ, जिसमें एआईडीएमके एमएलएज ने प्रोटेस्ट कर दिया कि डीएमके गवर्नमेंट पर करप्शन और पावर मिसयूज का आरोप लगाया। धीरे धीरे ये सिचुएशन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई, जिसमें पूरा असेंबली फ्लोर पूरी तरह से डिसऑर्डर में बदल गया, जिसमें जयललिता को फिजिकली पुश किया गया, यहाँ तक कि उनकी साड़ी खींची गई। When I was attacked in the assembly, on the floor of the Legislative Assembly on March 25th, 1989, in the presence of the Chief Minister, Mr. Karunanidhi, with both his wives watching from the VIP boxes, all his MLAs and ministers physically assaulted me. They grabbed anything they could lay their hands upon, chairs, mics, a heavy brass bell on the speaker's table. If they had succeeded in banging it on my head, I wouldn't be alive today. My MLAs saved me that day. And one of them even tried to pull at my sari. They pulled at my hair. In fact, they tore out some of my hair. They threw chappals at me. They threw big bundles of papers, heavy books at me. असेंबली से निकलते हुए जयललिता ने मीडिया से कहा कि असेंबली अब तभी लौटूंगी जब तमिलनाडु की सीएम बनूंगी। और इस इंसिडेंट के बाद एआईडीएमके फिर से साथ आ गई। I made a vow that day. I said, I will never set foot in this assembly again as long as this man continues to be the chief minister. And when I do enter this assembly again, I will enter as chief minister. And I fulfilled my vow within 2 years. I did it. फिर 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने करुणानिधि के डीएमके सरकार को डिसमिस कर दिया। उस टाइम श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और वहां की एक मिलिटेंट ग्रुप थी एलटीटीई, जिस पर इंडियन एजेंसीज का दावा था कि एलटीटीई ग्रुप तमिलनाडु में हाइड आउट होते हैं, फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं और अपनी सीक्रेट मीटिंग तक करते हैं, जिस पर गवर्नमेंट का आरोप था कि डीएमके एलटीटीई के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर इशू बताते हुए डीएमके की सरकार को डिसमिस कर दिया और तमिलनाडु में फिर से प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। फिर 1991 में तमिलनाडु में इलेक्शन होती है, जिसमें एआईडीएमके कांग्रेस के साथ अलायंस करती है। और इसी टाइम श्री पेरम्बदूर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी के पास विस्फोट कर दिया, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद तमिलनाडु की जनता एआईडीएमके के साथ आ जाती है, जिसके बाद एआईडीएमके भारी वोटों से इलेक्शन जीत जाती है और जयललिता तमिलनाडु की सीएम बन जाती है। जयललिता के सपोर्टर उन्हें अम्मा कहते थे। सीएम बनते ही जयललिता ने तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अम्मा कैंटीन्स, अम्मा वाटर, अम्मा सॉल्ट और अम्मा फार्मेसी जैसे लो कॉस्ट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, जिसकी वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। फिर 1995 में जयललिता ने अपने फोस्टर सन वीएन सुधाकरन की शादी में करोड़ों रुपए खर्च की। ये शादी इतनी लेविश थी कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन पर पावर मिसयूज और करप्शन के चार्जेस भी लगे थे। और यही वजह थी कि 1996 का इलेक्शन जयललिता हार जाती हैं, जिसके बाद करुणानिधि फिर से सीएम बन जाते हैं, जिसके बाद जयललिता पर करप्शन के चार्जेस भी लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये सब देखते हुए यही लगा कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है, लेकिन मास पॉपुलैरिटी अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद 2001 में जयललिता ने फिर से कमबैक किया और इस बार करुणानिधि पे करप्शन के चार्जेस लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा। डीएमके का कहना था कि ये पॉलिटिकल रिवेंज है। और इस तरह लगभग 30 सालों तक तमिलनाडु पॉलिटिक्स जयललिता और करुणानिधि के बीच घूमती रही। और इस बीच करुणानिधि टोटल 5 बार और जयललिता टोटल 6 बार तमिलनाडु की सीएम बनी। जिसके बाद 2016 में जयललिता की डेथ हो जाती है और उसके 2 साल बाद 2018 में करुणानिधि की डेथ हो जाती है। जयललिता के डेथ के बाद एआईडीएमके में सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया। पहले ओपीएस यानी ओ पनीरसेल्वम को सीएम बनाया गया, जो कि जयललिता के काफी लॉयल पर्सन माने जाते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद वीके शशिकला ने पार्टी कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। शशिकला भी जयललिता के काफी क्लोज थी।
उन्हें एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया, जिसके बाद एमएलएस पर उनका कंट्रोल बढ़ने लगा। फिर 2017 में अचानक एआईएडीएमके लीडरशिप ने फैसला किया कि ओपीएस सीएम पद छोड़ेंगे और शशिकला तमिलनाडु की सीएम बनेगी, जिसके बाद ओपीएस ने सीएम पद से रिजाइन दे दिया। लेकिन बाद में ओपीएस ने दावा किया कि उन्हें प्रेशर में आकर रिजाइन करवाया गया और यहीं से पूरा रेवेलियन शुरू हुआ। फिर एक दिन ओपीएस अचानक चेन्नई में जयललिता मेमोरियल पहुंचते हैं और उन्होंने 40 मिनट तक वहां मेडिटेशन किया और ये मोमेंट तमिलनाडु पॉलिटिक्स का आइकॉनिक मोमेंट बन गया और उन्होंने इसे धर्म युद्ध भी बताया, जिसके बाद पब्लिक सिंपैथी ओपीएस के साथ चली गई और सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट ओपीएस और सेव एआईएडीएमके ट्रेंड होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ शशिकला ने भी अपना फुल पावर दिखाया। उन्होंने एआईएडीएमके के एमएलएस को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया ताकि वो ओपीएस कैंप न चले जाए, जिसके बाद ये रिजॉर्ट कुवथूर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के नाम से फेमस हो गया। लेकिन जब शशिकला सीएम बनने ही वाली थी कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में फैसला सुनाया। ये केस जयललिता के टाइम से ही चल रही थी, जिसमें शशिकला को भी कन्विक्टेड ठहराया गया, जिसके बाद शशिकला तमिलनाडु की सीएम नहीं बनती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल जाने से पहले ही शशिकला ने ईके पलानीसामी को सीएम का कैंडिडेट बना दिया। उस टाइम तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव थे। उन्होंने ईपीएस को विधानसभा में विश्वास मत साबित करने बोला। ईपीएस के पास ऑलरेडी एमएलएस की मेजॉरिटी थी ही और वो ट्रस्ट वोट जीत गए और इस तरह ईपीएस तमिलनाडु के सीएम बन गए। फिर एआईएडीएमके में कुछ ही महीनों बाद ईपीएस और ओपीएस कैंप मर्ज हो जाते हैं और शशिकला को साइडलाइन कर दिया जाता है और धीरे धीरे ईपीएस एआईएडीएमके के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन जाते हैं। फिर 2018 में करुणानिधि की डेथ के बाद तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स का ओल्ड एरा खत्म हो जाता है। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन ने डीएमके की कमान संभाली। लेकिन स्टालिन की पॉलिटिकल जर्नी सिर्फ उनकी फैमिली लेगेसी पर नहीं बनी है, उन्होंने डिकेड्स तक ग्राउंड पॉलिटिक्स की। 1970s के टाइम से ही स्टालिन डीएमके के यूथ एक्टिविटीज में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था। इवन जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब वो जेल भी गए थे और जेल में उनके साथ मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद उनका पॉलिटिकल इमेज बनना स्टार्ट हो गया था। 1980s में स्टालिन को डीएमके यूथ विंग का बड़ा चेहरा बनाया गया। धीरे धीरे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में स्टालिन पावरफुल होते गए। इसके बावजूद भी ये कई बार इलेक्शन हारे भी है। फिर 1989 में फर्स्ट बार ये एमएलए बनते हैं, जिसके बाद ये डीएमके के परमानेंट टॉप लीडर्स में शामिल हो गए। फिर 1996 में स्टालिन चेन्नई के मेयर बन जाते हैं और ये उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। मेयर बनते ही स्टालिन ने सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और अर्बन रिफॉर्म्स पर फोकस किया। उनका प्रोग्राम सिंगारा चेन्नई, इट मीन्स ब्यूटीफुल चेन्नई, लोगों के बीच काफी फेमस हुआ और यहीं से स्टालिन की एडमिनिस्ट्रेटर मजबूत हुई। फिर डीएमके में कई सालों तक इंटरनल राइवलरी स्टालिन और उनके बड़े भाई एमके अलगिरी के बीच चली। एमके अलगिरी का इन्फ्लुएंस साउथ तमिलनाडु में काफी ज्यादा था, जबकि स्टालिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते थे। फिर 2009 में करुणानिधि ने स्टालिन को डेप्यूटी सीएम बना दिया, जिसके बाद से ये क्लियर हो गया कि डीएमके का मेन लीडर स्टालिन ही होंगे। जिसके बाद से स्टालिन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और अलायंस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन 2011 के इलेक्शन में डीएमके हार जाती है, जबकि स्टालिन ऑफिशियली सीएम कैंडिडेट तो नहीं रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टी का चेहरा एमके स्टालिन ही रहते हैं। जिसके बाद से स्टालिन अपोजिशन पॉलिटिक्स मतलब एंटी एआईएडीएमके कैंपेन में जुट गए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाई, पार्टी को मॉडर्नाइज किया और यूथ विंग को भी काफी मजबूत बनाया। इसके बावजूद भी 2016 के इलेक्शन में डीएमके हार जाती है, क्योंकि जयललिता की वेलफेयर स्कीम काफी स्ट्रांग थी और इसके साथ साथ जयललिता की पर्सनल पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा थी। डीएमके हार जरूर गई थी, लेकिन स्टालिन की पर्सनल पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर 2018 में करुणानिधि की डेथ के बाद स्टालिन को पार्टी का ऑफिशियली चीफ बना दिया गया। फिर इलेक्शन में डीएमके जीत जाती है और इस तरह एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बन जाते हैं। सीएम बनते ही स्टालिन का पहला फोकस था कोविड महामारी के दूसरे फेज को कंट्रोल करना।
इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड और आईसीयू की सुविधा और इसके साथ साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अभियान, इन सब पर जोर दिया। एमके स्टालिन की सरकार में सबसे चर्चित स्कीम में से एक थी वुमेन के लिए फ्री बस सेवा, जिस पर अपोजिशन पार्टी एआईएडीएमके ने सवाल भी उठाया कि ये लॉन्ग टर्म में इतनी वेलफेयर स्पेंडिंग को कैसे सस्टेनेबली मेंटेन किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान डीएमके ने तमिलनाडु की जनता से एक और वादा किया था कि वो तमिलनाडु से नीट एग्जाम को हटा देंगे, लेकिन सीएम बनने के बाद भी नीट एग्जाम कंटिन्यू रही, क्योंकि इस मुद्दे पे अकेले स्टेट गवर्नमेंट फैसला नहीं ले सकती थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और लीगल हर्डल्स दोनों इन्वॉल्व थे और इस वजह से तमिलनाडु में स्टूडेंट्स डीएमके से डिसअपॉइंटेड भी हुए। इसके साथ साथ स्टालिन के बेटे उदयनिधि के कुछ स्टेटमेंट्स, खास करके सनातन धर्म कंट्रोवर्सी, नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का इशू बन गया, जिसके बाद अपोजिशन पार्टी ने कहा कि डीएमके अननेसेसरली रिलीजियस इशू क्रिएट कर रही है। फिर 2024 में तमिलनाडु के सुपरस्टार थलापति विजय ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री ली और अपनी पार्टी टीवीके लॉन्च की। उनका लक्ष्य साफ था कि 2026 में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन लड़ना और राज्य की राजनीति में फंडामेंटल चेंज लाना। विजय को फिल्मों से पॉपुलैरिटी मिली ही थी, लेकिन उनका एक बड़ा फैन क्लब भी था जिसका नाम विजय मक्कल लयक्कम था। सालों से ये क्लब ब्लड डोनेशन कैंप, रिलीफ वर्क और सोशल एक्टिविटीज कर रहे थे। इवन 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शन में विजय के सपोर्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और बाद में यही सपोर्टर टीवीके के ग्राउंड कैडर बने। विजय ने लगातार स्टेट राइट्स, सोशल जस्टिस, एंटी करप्शन और तमिल आइडेंटिटी जैसे मुद्दे उठाना स्टार्ट किया। The fundamental strength of politics is uncompromising principles and ideologies. Periyar's social justice, Kamaraj's honest administration, Ambedkar's equal justice and equal opportunity, Velu Nachiar's social inclusivity and communal harmony, Anjali Ammal's fighting for water resources were the reasons for choosing them as our party's ideologues and policy leaders. I would like to mention here with pride that we are the first political party to declare two historic women icons who are India's freedom fighters from Tamil Nadu. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद को बीजेपी और एआईएडीएमके से अलग रखने की कोशिश की। फिर टीवीके की पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विजय ने पॉलिटिक्स से परिवारवाद खत्म करने और युवाओं को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात उठाई और इस स्पीच के बाद पॉलिटिक्स में उनकी पार्टी को सीरियसली देखा जाने लगा। फिर 2026 से विजय ने फिल्मों से पूरी तरीके से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान इलेक्शन कैंपेन में लगाया। और इस आइडिया के पीछे बिहार के प्रशांत किशोर का हाथ था। प्रशांत किशोर 2025 से ही टीवीके के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे और उन्होंने ही विजय को एक्टर से पॉलिटिशियन बनने की जर्नी में गाइड किया। My understanding and data suggests that if he goes alone, he stands a very good chance. How do you define good chance? Very good chance. Good chance is a good percentage. No, good number chance of to win. seats. No, I'm saying good chance to win Tamil Nadu. You'll be surprised. And Win seats or win no, 100 win Tamil Nadu. Keep this. 118. Winning is 118. Yes, keep this video and play it when the result comes in Tamil Nadu. Win Tamil Nadu. Yes, he stands a very good chance provided he puts the effort and the number of hours and we are together able to build a political infrastructure around him. He stands a very good chance. विजय के कैंपेन का फोकस मूवी से हटाकर गवर्नेंस, करप्शन, यूथ इशू, स्टेट राइट्स और जॉब्स पर लाया गया, जिसके बाद तमिलनाडु के लोगों को डीएमके और एआईएडीएम के अलावा तीसरा ऑप्शन दिखने लगा था। और वहीं एआईएडीएमके ऑलरेडी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमजोर हो चुकी थी। वहीं प्रशांत किशोर ने टीवीके को एडवाइस दिया कि इलेक्शन पॉलिटिकल कैंपेन से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, जिसके बाद टीवीके ने टोटल 70 से ज्यादा बूथ एजेंट तैयार करने का लक्ष्य रखा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल नीचे से ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया और फैन क्लब को पॉलिटिकल कैडर में कन्वर्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत किशोर एमके स्टालिन और डीएमके के साथ 2021 के कैंपेन में काम कर चुके थे, तो वो डीएमके की स्ट्रेंथ, वोटर बेस और कैंपेन मॉडल इन सब को अच्छी तरीके से जानते थे। विजय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके यूथ वोटर्स थे, तो कैंपेन में यूथ वोटर्स, अर्बन वोटर्स, सोशल मीडिया यूजर और वुमेन वोटर्स पर ज्यादा फोकस रखा गया और इस तरह विजय की पार्टी टीवीके टोटल 108 सीट पर इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क नहीं कर पाती है क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा सीट टोटल 234 है
और मेजॉरिटी के लिए 118 सीट चाहिए थी, जिसके बाद टीवी के कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टी के साथ अलायंस कर मेजॉरिटी मार्क कर लेती है और तमिलनाडु में टीवी के अपना सरकार बनाती है और इस तरह विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम बन जाते हैं। एक्टर विजय से तमिलनाडु के सीएम बनने तक का सफर तो पूरा हो गया, लेकिन अब देखना है कि थलापति विजय तमिलनाडु के सबसे सफल सीएम बनते हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें।